दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि नई संसद में जो पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया वह महिला आरक्षण विधेयक था और एक ऐतिहासिक कदम है। बड़े लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से संबोधित किया। लोकसभा में ये पास हो गया। 456 मत इसके समर्थन में पड़े, 2 मत विरोध में पड़े। राज्यसभा में 214 वोट इसको मिला, इसके समर्थन में मिला। विरोध में कोई भी वोट नहीं मिला। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महिलाओं को विधायिका में अधिकार प्रदान किया गया, एक राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। 1/3 सीटें उनकी संसद में और राज्य की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया। अभी महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष यह विधेयक सदन के दोनों हाउस से पास करने के बाद भेजा गया है। तो जैसे ही उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल बात है, ये सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, विधेयक में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह नई जनगणना और प्रसीमन के बाद लागू होगा। तो इस नाते से हम यह भी कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह प्रावधान लागू अभी नहीं हो पाएगा, कम से कम 2029 में होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इस विधेयक की, इस महिला आरक्षण की, इस अधिकार की बात शुरू कहाँ से हुई। तो एक समाजवादी विचारधारा की महिला सांसद रही हैं भारत में, अब तो खैर नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका नाम था श्रीमती प्रमिला दंडवते, जिन्होंने 96 में पहली बार विधायिका में सीटों की हिस्सेदारी के लिए, 1/3 सीटों की हिस्सेदारी के लिए, आरक्षण के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, निजी विधेयक पेश किया। तो जिन दर्शकों को, जिन श्रोताओं को निजी विधेयक न पता हो, प्राइवेट मेंबर बिल न पता हो, उनको मैं बता दूं कि विधेयक 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक को हम कहते हैं कि सरकारी विधेयक, और एक को हम कहते हैं निजी विधेयक। तो जब सरकार के किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यह सरकारी विधेयक है। और आमतौर पे वो पास होगा, फेल होगा, वो अलग की बात है। वो मतदान पे और उस विधेयक की जो है नेचर पर डिपेंड करेगा कि पास होगा कि फेल होगा। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी ने कोई विधेयक पेश कर दिया है सदन में तो उसे हम निजी विधेयक कहते हैं। और भारत के इतिहास में आज तक कोई निजी विधेयक पास नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 96 में महिला आरक्षण से संबंधित जो निजी विधेयक था वह श्रीमती दंडवते ने पेश किया। अब जब उन्होंने पेश कर दिया तो मामला एक संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव मामला है। तो श्रीमती गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी से कहा गया कि ज़रा इसकी गंभीरता पे विचार कीजिए, इसकी आवश्यकता पे विचार कीजिए, ज़रा इसका परीक्षण कीजिए कि क्या है, ये कैसे होना चाहिए। तो 2-3 बातें जो है उस कमेटी से निकल कर आई। पहली बात ये थी कि उन्होंने 1/3 सीटों के आरक्षण का सुझाव दिया, सिफारिश किया। दूसरी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि आरक्षण यह 15 वर्षों के लिए होना चाहिए, रोस्टर सिस्टम पे रहेगा।
एक क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र या एक विधानसभा क्षेत्र यदि इस वर्ष महिला के लिए आरक्षित हो गया तो फिर अगले चुनाव में नहीं होगा, फिर अगले चुनाव में नहीं होगा, फिर कोई दूसरा क्षेत्र जो है रिजर्व होगा, फिर कोई तीसरा क्षेत्र रिजर्व होगा। इस तरह 15 वर्ष में एक एक क्रम करके हर क्षेत्र में कोई न कोई, कभी न कभी कोई महिला जो है सांसद या विधायक जो है निर्वाचित कर ली जाएगी। तो ये 15 साल का प्रावधान था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 1/3 सीटों में उन्होंने ओबीसी आरक्षण को जो है उसकी एक जो है सब कैटेगरी बनाई, मतलब कोटा के भीतर कोटा, और यही मामला फंस गया, नहीं पास हो पाया, तमाम विरोध हुआ। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया। 9 मार्च 2010 को विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया। अटकने का कारण फिर वहाँ क्या था कि ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया था। 1/3 में SC/ST महिलाओं के लिए तो प्रावधान था, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो उस समय की जो पार्टियां थीं जो ओबीसी हितों की बात करती थी, उन्होंने उसका विरोध किया। फिर अभी हालिया संदर्भ की बात करें तो सदन में विधेयक पेश हुआ, जिसे हमने पहले बताया कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा। अच्छी बात है। आखिर इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है? पड़ इसलिए रही है क्योंकि ऐसे देश में जहाँ पे आधी जनसंख्या महिलाओं की है, हर देश में होता है, महिलाओं को आधी आबादी कहते भी हैं, तो आधी आबादी जिनका हो और भारत में लगभग 95 करोड़ मतदाता पंजीकृत हों, लगभग 140 करोड़ की आबादी हो, ऐसे में हमने देखा कि संसद में महिलाओं की जो भागीदारी है वर्तमान संदर्भ में वह केवल 15% है, और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 10% है। आंकड़े में पॉइंट का हेर फेर हो सकता है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मैं एक लगभग की बात बता रहा हूँ। अब जिनकी जनसंख्या 50% है उनकी भागीदारी 10 और 15% है, यह चिंता का विषय है। राजनीतिक भागीदारी का एक अपना महत्व होता है। राजनीतिक भागीदारी सामाजिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है, आर्थिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। तो इसलिए पहला अधिकार तो राजनीति भी होना चाहिए। शासन में हम भागीदार क्यों न बने, नीति निर्माण का हिस्सा हम क्यों न बने, बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। महिला आरक्षण विधेयक जो है यह लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी अन्य वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि लंबवत और क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ खामियां भी हैं। फिलहाल आज हम खामियों की बात नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक के द्वारा लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई। ये इसके जो है मुख्य प्रावधान थे। दूसरा, यह 2024 के बाद जो जनगणना होने वाली है और जनगणना के बाद जो परसीमन होगा, परसीमन के उपरांत जो सीटों में वृद्धि होगी, उसके बाद हम 1/3 सीट अलग से उसको जो है निर्धारित कर देंगे। इसकी अवधि जो है वो 15 वर्ष होगी। बात वही गीता मुखर्जी वाली है जो उन्होंने कहा था, 15 वर्ष, और रोटेशन सिस्टम जो इस वर्ष हुआ, 5 साल बाद दूसरा सीट होगा, फिर 5 साल बाद दूसरा सीट होगा।
यह महिला आरक्षण विधेयक 15 वर्ष के लिए है, महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्ष के लिए है, लेकिन इसे समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि राज्यसभा में और राज्य के विधान परिषदों में महिला आरक्षण विधेयक जो है कि प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो लागू कहाँ होंगे? लोकसभा में, राज्य की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा की एक ही सीट है, बहुत सारे हैं। अब ऐसे जगह पे वो रोटेशन कैसे फॉलो करेंगे इसका उल्लेख अभी नहीं है, वो संसद उसको निर्धारित करेगी। इस विधेयक में भी 1/3 1/3 महिलाओं को आरक्षण की बात तो की गई है, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होता है। हो सकता है यह भी एक आधार रहा हो कि ओबीसी महिलाओं को जो है इस आरक्षण में हिस्सेदारी प्रत्यक्ष रूप से न दी गई हो, कोटा में कोटा न दिया गया हो, जो भी कारण रहा हो। एक बात और आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, तो हमें पता है कि 84वां जो संविधान संशोधन था 2001, वह इस बात का प्रावधान करता था कि 2026 तक विधायिका में सीटों की संख्या में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी, विधानसभा में भी नहीं होगी और लोकसभा में नहीं होगी। उसके बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना में हम देखेंगे कि जनसंख्या की क्या स्थिति है। फिर परिसीमन आयोग यह डिसाइड करेगा कि सीटों में आनुपातिक रूप से कितनी वृद्धि की जाए। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि हम वो 2026 वाली स्थिति को ध्यान में रख के चल रहे हैं। विधेयक, अच्छा कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 2026 का इंतज़ार क्यों करें, 2024 में ही दे दीजिए। 2024 में नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा तो उस विधेयक में ही लिखा गया है, उस विधेयक में ही लिखा गया है कि अगली जनगणना, उसके बाद जो परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड न्यायाधीश करते हैं, और परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सदन में उस पर चर्चा तो हो सकती है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। एक तरीके से अल्टीमेट होता है, एब्सोल्यूट होता है, जो सिफारिश कर दिया वो फॉलो करना है। तो आशा है कि महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में आप कुछ बेहतर चीज़ों को समझ पाए होंगे। हमें 2-3 बातों पे ख़ास ध्यान रखना है। हमें श्रीमती दंडवते को भी नहीं भूलना है, हमें गीता मुखर्जी जी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हीं की समिति की सिफारिश को हमने कुछ यहाँ पे एडॉप्ट भी किया होगा, 15 वर्ष रोटेशन सिस्टम। हमें मूल भावना को भी नहीं भूलना है कि उसकी मूल भावना क्या है। मूल भावना है महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देना, अधिकार देना। हाँ, कुछ आलोचक यह कह सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण और बेहतर होता अगर उन्हें राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ शिक्षा और नौकरी में भी 1/3 का आरक्षण दे दिया गया होता। तो अभी तो शुरुआती दौर है, कोई समस्या की बात तो नहीं है। सरकार दूरदर्शी है, सरकार विचारशील है, और सरकार महिलाओं की
आवश्यकताओं के, महिलाओं की आकांक्षाओं के प्रति जो है संवेदनशील है, अच्छे से समझती है। इसलिए हम लोगों को आशावान रहना चाहिए। यह एक बेहतर टॉपिक हो सकता है, इसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसके प्रभाव भी बड़े व्यापक होंगे। वर्तमान में नए संसद में इससे बेहतर शुरुआत कोई नहीं हो सकती थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस टॉपिक को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।